हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को ले रहे हैं जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित है। इससे भी क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल पर्यावरण। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार थी, ये क्वेश्चन है। तो रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर, पाता और दाता, रिसीव करते थे और कंट्रीब्यूट भी करते थे। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? प्रौद्योगिकी मानव। जानते हैं टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा मतलब विनाशक है पर्यावरण का। टेक्नोलॉजी आया, पेड़ आसानी से कट जा रहे हैं, मकान बन जा रहे हैं, तो व्यक्ति आसानी से, इसलिए टेक्नोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा विध्वंसक माना जाता है। कौन सी विद्या ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? पशुपालन। आपको बता दें सबसे पहले इंसान ने पशुपालन करना शुरू किया और पशुपालन के बाद खेती आई। नवपाषाण काल में आपको याद है झूम कृषि शुरू हुई। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली क्या है? झूम कृषि है। आगे बढ़िए। और विश्व तथा भारत की आज भी झूम या स्थानांतरित कृषि प्रचलित है कहाँ? विश्व में आपको मैं बताऊं, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वोत्तर भारत आप जानते हैं, मणिपुर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मतलब पूर्वोत्तर भारत में कहा जा रहा है, और दक्षिण पूर्वी एशिया में यहाँ स्थानांतरित कृषि है। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल से में संभव हुआ? कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवधारणाओं में। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई? फ्रेडरिक रेटजल को। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान आर्द्रता कितनी होती है? मनुष्य के लिए सबसे बेहतर तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें मनुष्य बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। 60% आर्द्रता, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है 100% आर्द्रता पे। और हम लोग तो भारत जैसे देश में आपको पता है कहीं पे भी 35 डिग्री से ऊपर आमतौर पे हम लोग रहते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? इंग्लैंड में। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयन से, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो मशीन आ गया, मशीन बनने शुरू हो गए। उससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ गया, मशीन से प्रोडक्शन बढ़ा, हर जगह मशीन चलने लगे, तो इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, हर तरह के पॉल्यूशन बढ़े, एक तरह के पॉल्यूशन नहीं। तो क्योंकि मशीन से कटाई भी शुरू हो गई जंगलों की। और क्लाउड सीडिंग टू रिड्यूस प्रिसिपिटेशन में बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक। आगे बढ़िए। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ? ब्रुकलिन, यूएसए में है। अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो लेवल बहुत नीचे चला जाता है, बहुत दिक्कत होती है, पानी नहीं होता वो, तो सबसे ज्यादा प्रभावित है ब्रुकलिन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विश्व विध्वंसक कौन सा यौगिक है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2। आपको CFC कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये गैस सबसे ज्यादा ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। CFC, उसके बाद NO2। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे, काफी बार पूछा गया है। ओजोन स्तर के क्षरण का
पता सर्वप्रथम किसने लगाया? जोसेफ फॉरमैन ने, इंग्लैंड में 1985 में। अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक बनाया गया 1965 से 1974 के बीच। अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक अपने स्थान पर शैलों तथा रिगोलिथ आवरण और प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को कहते हैं अपक्षय, विद्रिंग। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? ये जियोलॉजिकल प्रक्रिया है, भौमिकीय प्रक्रिया है। हिमालय के सहारे बसे तथा फैले भारतीय नगरों में भूमिवाह तथा भूस्खलन का प्रमुख कारण, अर्थ फ्लो एंड लैंडस्लाइडिंग का प्रमुख कारण क्या है? मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल ऊपरी भाग में समस्थिति की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश। अब ढाल को वहां पे चूंकि काट दिया गया, अब जैसे पहाड़ों में ढाल है ऐसे, अब ढाल था, अब ये कटिंग हो गई, पेड़ थे तो पेड़ से जुड़े हुए होते थे हर चीज, अब पेड़ कट गए तो जाहिर सी बात है ये कमजोर हो गया, तो उससे लैंडस्लाइडिंग हो गई। आगे बढ़िए। और दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? टेनिस नदी को। दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकीर्ति है? टेनसी घाटी। टेनसी घाटी की अनुगामी है वो, और उसी के स्टाइल से दामोदर घाटी परियोजना है। विश्व की सर्वाधिक औसत परिवहन करने वाली नदी कौन है? येलो नदी जो चीन में है, और गंगा। ये दोनों रेसिड्यूज, सबसे ज्यादा सेडिमेंटेशन होता है यहाँ पे, औसत। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड यानी बैकबोन गंगा को कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, सिविलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वाटर होता है। सबसे ज्यादा आपके पास बहुत अच्छा महल है और आपके पास पानी नहीं है, वहां आप क्या कीजिएगा? कितने देर तक टिकेंगे वहां? पानी सबसे कीमती चीज होता है सिविलाइजेशन के लिए। तो मिस्र किसकी देन है? नील नदी की। देखिए, हर शहर किसी न किसी नदी के किनारे इसलिए बसा है, पुराने जमाने में नदी के किनारे, इसलिए आप कहते हैं बनारस गंगा नदी के किनारे, पटना गंगा के किनारे, तो नील मिस्र के किनारे। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर। यही वजह है कि नदियों के किनारे बसा करते थे, और आज भी शहर ज्यादातर नदियों के किनारे हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। खूब क्वेश्चन आते हैं। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम के प्रतिपादक कौन है? ब्रंटलैंड। स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जोहान्सबर्ग में। 2002 में जोहान्सबर्ग में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, बहुत चर्चा में अभी भी होता है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि हर क्षेत्र को संतुलित विकास चाहिए। ऐसा नहीं सड़क तो आपने बना दिया, पानी की व्यवस्था नहीं है, आपने एक तरफ जंगल काट दिया, सड़क बना दिया, अब पर्यावरण असंतुलन हो गया। सड़क ऐसे बनाए कि पर्यावरण को क्षति कम से कम हो, यानी संतुलित विकास हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रथम बार किसने प्रयोग किया था? IUC ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में, विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में किया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की जाती है? जोहान्सबर्ग सम्मेलन को। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन से हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य,
कृषि, जैव विविधता। जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। भारत में जल विद्युत ऐसे भी सबसे ज्यादा चल रहा है। जल विद्युत, हालांकि सबसे ज्यादा तापीय विद्युत रही है, लेकिन तापीय धीरे धीरे कम हो रहा है। तापीय कम हो रहा है, एटॉमिक भी बढ़ रहा है, जल विद्युत भी बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा तापीय है। क्वेश्चन आ चुका है कई बार। धारणीय विकास किसके उपभोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ी संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन के। आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? 1982। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई 1987। तो यहीं रहने देते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग अपना हर एक वीडियो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, साइंस सब सीरीज का एक एक वीडियो डेली नोट्स बनाइए। किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बेसिक है। इस नोट्स को आप बनाइए और साथ में आप टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज में 10 क्वेश्चन है और अपने जो भी रूरल एरियाज में जो दोस्त हैं आपके रूरल एरिया में, गांव में रहते हैं, उनको बताइए, आसानी से वो तैयारी कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और आप में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए।